गुड मॉर्निंग। वेलकम टू होटल नर्सिंग एकेडमी। स्वागत है दोस्तों, तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत। और अपना लेसन कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा। अभी डाइजेस्ट सिस्टम चल रहा है और आज 8 वाला पोर्शन ना 8 पार्ट जो है अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन अपन थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, उसको वापस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा आगे अपना ये कंटिन्यू टॉपिक कर सके और अच्छे से आपको समझ में आए आगे। तो जैसा कि लार्ज इंटेस्टाइन अपने पढ़ी थी कल, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? जहाँ से टर्मिनल इलियम जो है वो एंड होता है। टर्मिनल इलियम से अपना पार्ट स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। जो 3 टाइप्स अपन ने 3 पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के लिए थे। सबसे पहले सिकम, उसके बाद में कॉलॉन एंड रेक्टम, राइट। कॉलॉन के 3 पार्ट्स थे इसके। कॉलॉन के असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, सीरियल वाइज लेते हैं, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कॉलॉन, राइट। सिकम में जैसा कि अपन ने देखा था, टर्मिनल इलियम के जो एंड होता है वहाँ से सिकम स्टार्ट होता है, जिसको ब्लाइंड सेक भी कहते हैं। अपन क्या कहते हैं इसको? ब्लाइंड सेक भी कहते हैं। और ये बॉडी में पूरी तरह से वेस्टिजियल माना गया है। इसका कोई रोल नहीं है, बस कनेक्टिविटी में ये रोल करता है इंटेस्टाइन को। उसके बाद में कॉलॉन सिकम के बाद में अपन ने जैसे अपेंडिक्स भी लिया था, छोटा सा पार्ट है अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी एक तरह से वेस्टिजियल। अगर इसका इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाए तो इसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं और उसको बाद में रिमूवल किया जाता है, जिसको अपेंडेक्टोमी कहते हैं, है ना। मैकबन जो पेन है वो इसमें ये साइन रहता है। प्लस राइट इलियक फोसा में इसका वो पाल्पेट या इसका जो पेन वगैरह वो रेडिएंट रहता है। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था असेंडिंग कॉलॉन। ये जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ये अपेंडिक्स वर्मीफॉर्म हो गया। उसके बाद में इस तरीके के आप कुछ स्ट्रक्चर आपको अगर याद आ रही हो तो बनी हुई थी ये। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये सिकम जहाँ पे ब्लाइंड सेक स्टार्ट होता है। सिकम जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। सिकम से फिर अपेंडिक्स से फिर ये असेंडिंग कॉलॉन, फिर ट्रांसवर्स कॉलॉन और फिर डिसेंडिंग कॉलॉन, फिर ये एस शेप में सिग्मोइड कॉलॉन या पेल्विक कॉलॉन यहाँ से स्टार्ट होता था। फिर ये एनल कैनाल, एनल और रेक्टम लास्ट में। और उसके बाद में आपको पता हो तो हिपेटिक का अगर एंगल बना रहे तो इसको हिपेटिक फ्लेक्चर कहते थे। ये स्प्लेनिक फ्लेक्चर था। और मतलब इसमें ज़्यादातर विटामिन जितने ही बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते थे। जैसा कि अपन ने पढ़ा होगा ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया, ई कोले हो गया, एंटेरोबैक्टर हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस हो गया और क्लोस्ट्रीडियम ये परफिंगस हो गया। इस तरीके के जो गुड बैक्टीरिया है वो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हाई एंटीबायोटिक है। बिना डॉक्टर्स की प्रेस्क्राइब के बिना अगर अपन वो एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो गुड बैक्टीरिया किल हो जाते हैं साथ में। और जो वाटर के एब्जॉर्प्शन जो हेल्प करते हैं वो फिर नहीं कर पाते और उसकी वजह से डायरिया, लूज मोशन होता है। और विटामिन के जो सिंथेसिस है उसमें भी ये कहीं न कहीं हेल्पफुल रहते थे बैक्टीरिया। यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया है कल। आज अपन पढ़ेंगे लीवर एंड पैनक्रियास। अपन ने एक चीज़ आपको बता दूं कि अपन ने है ना अभी तक डाइजेशन और उसका फिजियोलॉजी वाला पोर्शन नहीं लिया है। एक बार अपन एनाटॉमी वाला पूरा पोर्शन समझ लेते हैं, हर ऑर्गन का एनाटॉमी वाला पोर्शन समझ लेते हैं, उसके बाद में फिजियोलॉजी लेंगे और उसके बाद में डाइजेशन एंड
एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक लेंगे, जिसमें माउस से लगा के रेक्टम तक पूरा का पूरा कंप्लीट अपने फिजियोलॉजी लेंगे। उसके साथ में डाइजेशन, लीवर में किस तरीके का डाइजेशन होता है, गाल ब्लैडर किस तरीके से हेल्प करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से हेल्प करती है, ये सारा जो है कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, किस तरीके से उसका सिंथेसिस होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस अपन ने ये पूरा एनाटॉमी क्लियर होने के बाद में अपन उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज अपन चलते हैं लीवर और पैनक्रियास, जहाँ जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो ये लीवर है और ये पैनक्रियाज है विद ड्यूडेनम के साथ में। तो अपन पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन पैनक्रियास से। पैनक्रियाज, राइट। पैनक्रियाज आपको पता है ये क्या है, अपन ने पढ़ा भी था। अपन ने इंसुलिन में, मैंने मेरे लास्ट वीडियो अगर आप देखें तो इसमें इंसुलिन में मैंने थोड़ा बताया भी था, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये पैनक्रियाज है, ये टेल है, ये बॉडी है, इसकी बॉडी पार्ट कहते हैं अपन पैनक्रियाज का। और ये हो गया इसका हेड, जो कि ड्यूडेनम में आधा धसा हुआ रहता है, ये हेड। और ये क्या है? ये ड्यूडेनम है। ये क्या है? ड्यूडेनम है, ठीक, राइट। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। जैसे कि पता है कि ये पैनक्रियाज क्या है, एक तरह से हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड में भी है, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये होता है कि ये टू टाइप से वर्क करती है। मतलब इसका फंक्शन जो है एक्सोक्राइन भी रहता है और एंडोक्राइन भी रहता है। एक्सोक्राइन भी इसका फंक्शन रहता है और इसका फंक्शन एंडोक्राइन भी रहता है, एंडोक्राइन भी रहता है। अच्छा, इसमें एक समझने वाली बात ये है कि एक्सोक्राइन जो फंक्शन है, आपको जैसा कि आपने एंडोक्राइन फंक्शन या एंडोक्राइन ग्लैंड वगैरह पढ़ी होगी, तो एक्सो का मतलब ये होता है विथ डक्ट, डक्ट के साथ में, है ना, एक नाली नुमा जो मतलब डक्ट कह दो, ट्यूब कह दो, एक ट्यूब के साथ में कोई भी मतलब जैसे जूस है या हार्मोन है, एक डक्ट के साथ में किसी पर्टिकुलर पोर्शन तक ब्लड में भेजना, एक नाली के थ्रू, एक डक्ट के साथ में, तो उसको कहते हैं अपन एक्सोक्राइन। और विदाउट डक्ट, जिसमें डक्टलेस होती है, जिसमें डक्ट नहीं होती है, नाली नहीं होती है, ट्यूब नहीं होती है ना, तो ये डक्टलेस जो ग्लैंड का जो वर्क है वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। अच्छा, इसमें जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो फंक्शन है, एक्सोक्राइन फंक्शन पैनक्रियाज का अगर देखा जाए तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो फंक्शन है इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करना, डाइजेशन में हेल्प करना, है ना, डाइजेशन में हेल्प करना। और इसका जो फंक्शन अगर अपन देखें तो इसका क्या फंक्शन रहेगा? हार्मोन का फंक्शन रहेगा, हार्मोनल बैलेंस का, है ना, हार्मोन का फंक्शन रहेगा। और ये जो फंक्शन है ये 99%। अब आप देख लो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज का जो वर्क है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में कितना है? 99%। मतलब पूरा का पूरा, लगभग पूरा का पूरा पैनक्रियाज का जो काम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम, मतलब सिस्टम में हेल्प करना काम होता है। और हार्मोन का है ओनली 1%, ओनली 1%। अब आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब ये डाइजेशन, मतलब पैनक्रियाटिक जूस वगैरह जो होते हैं ये सीक्रेट करेगा, पैनक्रियाटिक जूस, राइट। और दिस वन हार्मोन। अब हार्मोन में क्या है? जैसा कि अपन पढ़ते हैं पैनक्रियाटिक जूस की अगर बात करें अपन, अभी जैसे मैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ूंगा, लेकिन अगर मोटा मोटा अपन बात करें, जैसे एमाइलेज हो गया, है ना, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, एंड एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज, आपको पता है इस तरीके के होते हैं। एमाइलेज, जैसे एमाइलेज होगा वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा, और लाइपेज हो गया वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, लिपिड्स वगैरह। और प्रोटीएज हो गया वो ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन जो हो गया वो प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करेगा। इस तरीके का आप पढ़े हुए होंगे और आगे अपन विस्तार से इसको डिटेल में बताएगी भी। और जिस तरीके अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड या हार्मोन्स की बात करूँ तो आपको पता होगा कि
अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी सेल, पीपी सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स। अल्फा सेल्स जो होता है वो क्या काम करता है, हार्मोन में किसको रेगुलेट करता है, ये ग्लूकागॉन सीक्रेट करती है। ये सेल्स अल्फा सेल जो होती है ग्लूकागॉन को सीक्रेट करती है। और बीटा जो होगी आपको पता है जैसा कि इंसुलिन सीक्रेट करेगी, उसको मैनेज करेगी। और डेल्टा सेल जो हो गया वो सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है उसको रेगुलेट करेगी। और पीपी सेल्स जो हो गया वो करेगी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, राइट पेप्टाइड है उसको सीक्रेट करेगी। यहाँ तक आपको पता हो तो यहाँ तक अपने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में अपन एक चीज़ और जानते हैं कि पैनक्रियाज का जो कौन सा पार्ट है, पैनक्रियाज का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रिट्रोपेरिटोनियल होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, रिट्रोपेरिटोनियल कौन सा ऑर्गन है पैनक्रियाज का, तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, बॉडी वाला पार्ट। रिट्रोपेरिटोनियल मतलब जस्ट पेरिटोनियल के पीछे की साइड में ना, रिट्रोपेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियम के जस्ट पीछे की साइड में। तो रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कौन सा हो गया, रिट्रोपेरिटोनियल पार्ट ऑफ द पैनक्रियास। तो क्या लिखेंगे अपन, बॉडी ऑफ पैनक्रियास, बॉडी पार्ट है ना, पैनक्रियास का बॉडी पार्ट जो हो गया रिट्रोपेरिटोनियल हो गया। एक क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस ना, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियास के कौन से पार्ट में होता है, ये क्वेश्चन कई बार आ गया। आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस है ना, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियास के कौन से पार्ट में, तो टेल वाला पोर्शन। जैसे ये रेड कलर मैंने थोड़ा सा बताया हुआ है, तो ये डक्टलेस है और इसका काम क्या होता है, ये एंडोक्राइन जो है सिस्टम उसमें हेल्प करता है, डक्टलेस है। और ये टेल पोर्शन में, जो पैनक्रियास के टेल पोर्शन है उसमें ये प्रेजेंट रहता है। तो बॉडी पैनक्रियास के टेल पोर्शन में ये रहता है जो कि 1% रहता है। तो ये चीज़ अपन को याद रखनी है। और दूसरी बात, पैनक्रियास जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो क्या आएगा अपने, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है ना, ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो क्या आएगा इसमें, फर्स्ट क्या आएगा, लीवर जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ना, याद रखना। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो फर्स्ट है वो लीवर है। एंड सेकंड कौन सी होगी, पैनक्रियास। सेकंड जो लार्जेस्ट ग्लैंड की अगर बात करेंगे तो उसमें आएगा पैनक्रियास, राइट। ये चीज़ याद रखनी। चलिए अपन आगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं एसिनार सेल क्या होती है। ये भी क्वेश्चन आता है। एसिनार सेल बीच बीच में एनाटॉमी पर हम पढ़ते रहेंगे। एसिनाई या एसिनार सेल्स, ये क्या है, सिक्रेटिव सेल्स। क्या है, सिक्रेटिव सेल्स, जो इसको एसिनार पैनक्रियाटिक सेल्स भी कहते हैं। सिक्रेटिव सेल्स जो कि सिक्रेशन को रोल करती है, सिक्रेटिव सेल्स, ठीक, सिक्रेटिव सेल्स। इसको भी जो कि स्टोर करने का और सिक्रेशन करने का ये हेल्प करती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं पैनक्रियास से रिलेटेड, और अपन आगे भी क्वेश्चन सेशन पे भी कंटिन्यू बात करेंगे। अच्छा, पैनक्रियास जो है, एक क्वेश्चन आता है, पैनक्रियास जो है, पैनक्रियास में जैसे डक्ट निकलती है ना, डक्ट निकलती है। डक्ट अपन एक छोटा नाला समझ लो। अब जैसे अपन घर में किचन का हो गया, लेट का हो गया, तो अलग अलग नाले, छोटे छोटे नाले हो गए, ब्रांचेज हो गई, और उसके बाद में एक बड़ा नाला जो एग्जिट होकर बाहर जाता है। तो उसी तरह क्या होता है, पैनक्रियास में जो डक्ट है,
एक तो हो गई पेनक्रियाटिक मेन डक्ट, एक क्या हो गई पेनक्रियाटिक मेन डक्ट, ये पेनक्रियाटिक मेन डक्ट। एक डक्ट हो गई पेनक्रियाटिक असेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, है ना। पेनक्रियाटिक मेन डक्ट और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट कह दो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, ये याद रखना थोड़ा। एंड असेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, असेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, असेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है, उसको अपन एक वर्ड देते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है, जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट हो उसको क्या कहते हैं अपन, डक्ट ऑफ विल्सन, याद रखना ही। डक्ट ऑफ, आगे आएगा, अभी मैं बताऊंगा बायलरी में, तो उस समय ये वर्ड भी आएगा। जैसे बाय द वे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विल्सन ऑफ डक्ट किसको कहते हैं, डक्ट ऑफ विल्सन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पे होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस जंक्शन में या हिपेटोपेनक्रियाटिक जो एम्पुला वो होता है या जंक्शन होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहती है ना। तो डक्ट ऑफ विल्सन, वाइटसन कह दो, विल्सन कह दो, डक्ट ऑफ विल्सन, ये क्या कहाँ होती है साहब, मेन पेनक्रियाटिक जो डक्ट होती है उसको कहते हैं। और असेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट होती है उसको क्या कहते हैं अपन, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ये दो चीज़ याद रखनी है साहब। असेसरी मतलब इसकी हेल्प कर रही है, छोटा नाला ये बड़ा नाला, है ना। तो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी उसको कहते हैं, और डक्ट ऑफ विल्सन किसको कहते हैं, मेन जो पेनक्रियाटिक डक्ट होगी उसको अपन कहेंगे डक्ट ऑफ विल्सन। ये चीज़ याद रखना, राइट। उसके बाद में अपन थोड़ा और आगे चलते हैं लीवर के बारे में। अब चलते हैं अपन पेनक्रियाज के बारे में थोड़ा छोटा छोटा बता दिया। अब चलते हैं अपन लीवर के बारे में। लीवर का डायग्राम, लीवर का स्ट्रक्चर, लीवर की हिस्टोलॉजी, ये सब ये भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लीवर। अब लीवर आपको पता है कि लीवर इज़ ए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। लीवर इज़ ए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, लीवर, राइट। लीवर इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। नंबर 1 क्वेश्चन, बॉडी में सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड होती है, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड, जैसा कि भी बताया थोड़ी देर पहले, कौन सी हो गई, लार्जेस्ट ग्लैंड हो गई। क्वेश्चन आता है कई बार, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी हो गई, भाई साहब लीवर हो गई। नंबर 1 क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि इसका वेट कितना होता है, लीवर का वेट हो गया साहब 1.5 अप्रॉक्स एक हेल्दी पर्सन में 1.5 kg इसका वेट होता है इन मैन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना मैन। उसके बाद में साहब अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कहाँ होगी इसकी, राइट साइड में। लीवर की लोकेशन कहाँ होगी साहब, आपको जैसे हिपेटिक फ्लेक्सर भी पढ़ाया था लार्ज इंटेस्टाइन में, उसी तरह राइट साइड में होगी, है ना। राइट साइड में अपर एब्डोमिनल कैविटी, मतलब एक तो लोअर एब्डोमिनल कैविटी, एक अपर एब्डोमिनल कैविटी। तो राइट साइड में अपर एब्डोमिनल कैविटी डायफ्राम के जस्ट नीचे की साइड में, डायफ्राम के जस्ट नीचे की साइड में। तो अपर एब्डोमिनल कैविटी, अपर एब्डोमिनल कैविटी राइट साइड में ना, यही लिख दो तो आगे थोड़ा याद रहेगा। राइट साइड अपर एब्डोमिनल कैविटी जस्ट beneath the diaphragm, राइट। और ये क्या है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। अगर रीजन की बात करें, जैसे कि मैंने रीजन पढ़ाए थे, 9 रीजन होते हैं। अगर मैं रीजन की बात करूँगा तो राइट
हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। और अगर मैं ये भी पार्ट ऑफ किसका है, एपिगैस्ट्रिक रीजन का। उसके साथ में इसमें क्या है, कुछ एक पार्ट, मतलब लीवर बड़ा होता है थोड़ा, तो कुछ एक पार्ट लेफ्ट में भी चला जाता है, लेकिन मेनली जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में रहता है। ठीक, अब अपन बात करते हैं लीवर के स्ट्रक्चर की। अब अपन बात करते हैं लीवर के स्ट्रक्चर की। आपको जैसे पता है कि लीवर की जो स्ट्रक्चर होती है मेनली ये राइट साइड में रहता है। आप जैसे एक पेशेंट है जो क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है, और उसको 1 साल या 2 साल 5 साल कंटिन्यू एल्कोहल ले रहा है, तो वो डॉक्टर साहब के पास जाता है कि साहब मेरे को भूख नहीं लगती। हाँ, तो कहे दारू पीते हो? कि हाँ साहब दारू पीता हूँ। तो कहे साहब मेरे को भूख नहीं लगती, मेरे को उल्टी आती है, मेरे को पीलिया जैसा लग रहा है, मेरे को चक्कर भी आते हैं, मेरा पेट बड़ा सा हो गया है, जिसको अपने एब्डोमेन डिस्टेंशन कहते हैं, है ना। तो ये सारे लक्षण किस में है, लीवर सिरोसिस में जैसे रहते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, जब उस पास में बैठे तो सबसे पहले राइट साइड में पालपेट करके चेक करते हैं। तो फिर उसमें हिपेटोमेगाली वगैरह इस तरीके का कोई आता है तो फिर यूएसजी करवाते हैं, या जो भी ट्रीटमेंट है वो आगे की बात है। लेकिन एक तरह से वो बड़ा अपन को मोटा डॉक्टर साहब को आइडिया लग जाता है। तो कहाँ पालपेट करते हैं, जस्ट राइट साइड में हाइपोकॉन्ड्रियक जो रीजन होता है ना, डायफ्राम के जस्ट नीचे की साइड में, इस साइड में जो है वो पालपेट करके देखते हैं। अगर पालपेट करके देखते हो टेंडरनेस वगैरह लीवर की रहती है तो मतलब हिपेटोमेगाली या इस तरीके का फैटी लीवर वगैरह आता है, तो उसमें पता चल जाता है। तो अपन स्ट्रक्चर अगर लीवर की देखें तो इसमें मेनली कितने लोब हो गए, मेनली 2 लोब हो गए। अगर अपन लोब की बात करें तो लोब हो गया लीवर की, अगर लोब की बात करेंगे तो मेनली 2 लोब हो गया, एक तो राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, राइट। अब राइट लोब जो हो गया वो हमेशा बड़ा होता है, तो ये हो गया लार्ज लोब जो हो गया, कौन सा हो गया, राइट लोब, और ये हो गया सब स्मॉल, छोटा होता है। राइट लोब में भी अगर देखें तो अपन को 2 तरह के लोब और मिलते हैं, है ना, क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब, इस तरीके के अपन को मिलते हैं। उसके बाद में ये क्वाड्रेट लोब जो होता है ना, क्वाड्रेट लोब यहाँ पे होता है एक छोटा सा, और एक क्वाड्रेट लोब यहाँ पे होता है। उसके बाद में अगर अपन लीवर को देखें तो लीवर के ऊपर, लीवर के चारों तरफ पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है, जिसको सीरस मेम्ब्रेन से पेरिटोनियम कवरिंग रहती है लीवर के चारों तरफ। और ये गाल ब्लैडर के अंदर तक, गाल ब्लैडर थोड़ा सा लीवर के अंदर की साइड में धंसा हुआ रहता है, तो गाल ब्लैडर के चारों तरफ सीरस मेम्ब्रेन जो है, सिरोसा कहते हैं अपन, वही सिरोसा जो अपन पढ़ते आए हुए, जो एब्डोमिनल के जो कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन होते हैं उन सब के ऊपर ये पेरिटोनियम, पेरी मतलब चारों ओर, है ना, पेरी मतलब चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है। अपन ने जैसे ये पढ़ा नहीं है, क्या पढ़ा है ना, अपन ने लास्ट वीडियो में कई बार पढ़ा है, जैसे म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस और म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। तो वही सिरोसा है, सिरोसा से सीरस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है ना, सीरस मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है वही पेरिटोनियम लेयर कहलाती है, जो लीवर के पूरे आसपास में चारों तरफ रहती है ना। उसके बाद में क्या होता है, इसमें एक दोनों राइट एंड लेफ्ट लोब को डिवाइड करता है, उसको कहते हैं अपन फेल्सीपेरम
लिगामेंट, उसको क्या कहते हैं अपन, फैल्सीफेरम लिगामेंट, राइट। और ये जो गाल ब्लैडर है कुछ थोड़ा सा अंदर से अंदर धसा हुआ रहता है। अच्छा एक बात और है, ये चीज़ तो चलो बता दी मैंने, एक बात और है, बाइल का प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आता है कई बार जब अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे। बाइल का प्रोडक्शन कहाँ होता है, बाइल का प्रोडक्शन होता है साहब लीवर में। बाइल है ना, जो कि फैट के लिए इमल्सिफिकेशन का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है इंटेस्टाइन बॉडी में। तो बाइल का प्रोडक्शन कहाँ होता है साहब, बनता कहाँ है बाइल, लीवर में बनता है साहब। और स्टोर कहाँ होता है, स्टोर रूम कहाँ है बाइल का, कहाँ जमा होता है, स्टोर होता है साहब गाल ब्लैडर में। याद रखना ये चीज़, कई बार एग्जाम में पूछी हुई है नर्सिंग में। लीवर का प्रोडक्शन कहाँ होता है, लीवर का प्रोडक्शन होता है साहब बाइल का प्रोडक्शन कहाँ होता है, बाइल बनता कहाँ है, बाइल बनता है साहब लीवर में बनता है। लीवर फैक्ट्री है बाइल बनाने की, और ये ट्रांसपोर्ट करके स्टोर कहाँ करता है, स्टोर रूम कहाँ है, बाइल का स्टोर रूम कहाँ है, फैक्ट्री तो लीवर में है, लीवर में बनाती है बाइल। और स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है साहब गाल ब्लैडर में, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। और गाल ब्लैडर में स्टोर होना क्यों ज़रूरी है, बाइल का गाल ब्लैडर में स्टोर होना क्यों ज़रूरी है, ये पढ़ते हैं अपन। बाइल का गाल ब्लैडर में स्टोर होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बाइल प्रोडक्शन लिख देता हूँ, फैक्ट्री कहाँ है, लीवर में, स्टोर गाल ब्लैडर में। क्यों ज़रूरी है, गाल ब्लैडर में क्यों ज़रूरी है, लीवर खुद डायरेक्ट ड्यूडेनम या इंटेस्टाइन में क्यों नहीं डालता है, क्योंकि लीवर में बाइल जो प्रोडक्शन बन रहा है उसमें क्या होता है कि जो फैट या जो डाइजेस्ट जो फूड होता है, जो काइम का डाइजेशन होना चाहिए ड्यूडेनम में या इंटेस्टाइन में, उसमें क्या होता है साहब कि फैट का डाइजेशन करने के लिए, फैट का जो डाइजेशन करने के लिए कंसंट्रेट, आप यूँ कहो कंसंट्रेट, है ना, कंसंट्रेट बाइल चाहिए। कैसा बाइल चाहिए, कंसंट्रेट बाइल चाहिए। अब कंसंट्रेट बाइल से क्या मतलब है, कंसंट्रेट बाइल से मतलब ये गाढ़ापन। कंसंट्रेट से क्या मतलब है, गाढ़ापन, मतलब किसी चीज़ से अपन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर को, पानी को निकाल देते हैं। किसी भी चीज़ से ज़्यादा पानी को निकालना, ज़्यादा गाढ़ापन, हाई कंसंट्रेट, उसको क्या कहते हैं अपन, हाई कंसंट्रेट बाइल, हाई कंसंट्रेट बाइल। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये गाल ब्लैडर है, ये सब लीवर है, ठीक। अब क्या होगा साहब, जैसे ये लीवर है ना, ऐसे बनाया, रफली डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए। जैसे ये लीवर है, अब लीवर क्या करेगा साहब, बाइल का प्रोडक्शन तो कर दिया, यहाँ पे बाइल बना लिया, चलो ठीक है बाइल बना दिया। अब क्या करेगा साहब, ये लीवर से जो बाइल है वो जाता है गाल ब्लैडर में। ऐसा कैसा बाइल कहाँ जाएगा, गाल ब्लैडर में। और गाल ब्लैडर में जो गाल ब्लैडर की जो लेयर है, यहाँ से क्या करता है साहब कि बाइल का जो वाटर है वो एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, गाल ब्लैडर की लेयर से, गाल ब्लैडर के स्ट्रक्चर से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। उसके बाद में हाई कंसंट्रेट जो बाइल है वो बनता है, जो कि 200 गुना, हाउ मच, 200%, 200 गुना, 200 टाइम्स एक लीवर जो बाइल भेजता है गाल ब्लैडर में, उसको फिर 200 गुना हाई कंसंट्रेट बना देता है। और 200 गुना हाई कंसंट्रेट बनाने के बाद में सिस्टिक डक्ट से वापस फिर ड्यूडेनम में भेजा जाता है, हाई कंसंट्रेट बाइल होता है। और फिर उसके थ्रू फैट का या अन्य जो सब्सटेंट है उसको
फिर डाइजेस्ट किया जाता है। तो ये चीज़ अपन को एक तो याद रखनी है। उसके बाद में आपको पता है जैसे गाल ब्लैडर में अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है किसी वजह से, है ना, जैसे स्टोन हो गया, कहीं पे भी CBD में स्टोन हो गया, या फिर गाल ब्लैडर के किसी पार्ट में अगर स्टोन हो गया, तो क्या करते हैं अपन, कोलेसिस्टेक्टोमी कर लेते हैं ना। पता है आपको जैसे कोलीलिथियासिस नाम सुना है आपने, कोलीलिथियासिस, कोली मीन्स गाल ब्लैडर, कोली मीन्स गाल ब्लैडर, ये टर्म्स है, कोली मीन्स गाल ब्लैडर। और लिथियासिस रेफर्स टू स्टोन, बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर स्टोन आ गया उसको कहते हैं अपन लिथियासिस। और कोली मीन्स गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर में अगर स्टोन आता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, कोलीसिस्टेक्टोमी कर लेते हैं। आइडिया है आपको, कोलीसिस्टेक्टोमी कर लेते हैं ना, सिस्टेक्टोमी है ना, कोलीसिस्टेक्टोमी कर लेते हैं, कोलीसिस्टेक्टोमी कर लेते हैं। तो कोलीसिस्टेक्टोमी मतलब गाल ब्लैडर को रिमूव कर लिया। अब जब भाई साहब जब गाल ब्लैडर ही नहीं रहेगा, जब गाल ब्लैडर ही बॉडी में नहीं रहेगा, तो क्या हाई जो कंसंट्रेट जो बाइल चाहिए डाइजेशन के लिए, फैट डाइजेशन के लिए, तो वो क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होता है, तो अपन अक्सर देखा जाता है कोलीसिस्टेक्टोमी जिसकी कर रखी है तो उस पेशेंट में डाइजेशन से रिलेटेड फिर प्रॉब्लम होती है। तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर्स, क्या एडवाइस देते हैं कि भाई आपको जो फैटी सब्सटेंस जो चीज़ें हैं, जो जिसमें प्रचुर मात्रा में जो फैट है, जिसमें जैसे घी है, तेल है, ये सारी चीज़ें, फिर तली हुई चीज़ें है या घी तेल वाली चीज़ें कम से कम खाने के लिए अपन कहते हैं, अवॉइड करते हैं, उसको एडवाइस देते हैं ना। तो ये चीज़ अपन को थोड़ी माइंड में रखनी है। अब चलते हैं अपन आगे बाइलरी ट्री। अब चलते हैं अपन आगे बाइलरी ट्री या बाइलरी सिस्टम। ये छोटा सा पार्ट है, ये भी पढ़ लेते हैं अपन, इसको समझना जरूरी है, फिर आगे अपन को समझने में आसानी आएगी। जल्दी से कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। बाइलरी ट्री या बाइलरी सिस्टम क्या है? ठीक है साहब, ये क्या बनाया मैंने, ये क्या बनाया मैंने, लीवर, ये क्या बनाया मैंने, ड्यूडेनम। अब आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा आप समझ लेना ताकि अपन को आगे फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अच्छे से समझ लोगे तो फिर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उम्मीद है आप अच्छे से समझ जाओगे क्योंकि मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। राइट, जैसे ये लीवर हो गया है ना साहब, ये लीवर हो गया। लीवर से आपको जैसे पता है कि लीवर से क्या होता है, लीवर से दो डक्ट निकलती है, राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। देखो मैं ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये राइट हिपेटिक डक्ट, राइट हिपेटिक डक्ट, पूरा लिख देता हूँ थोड़ा ठीक रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। राइट हिपेटिक डक्ट एंड यहाँ पे ये नहीं, राइट लोब से राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट लोब से लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। राइट लीवर के राइट लोब से राइट हिपेटिक डक्ट, हिपेटिक मीन्स लीवर से रिलेटेड है, राइट मतलब लोब, तो राइट हिपेटिक डक्ट, डक्ट निकलती है उसको डक्ट कहते हैं, ट्यूब निकलती है ना। तो राइट हिपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये आगे दोनों जाके मिलती है साहब, उसको कहते हैं अपन कॉमन हिपेटिक डक्ट। कॉमन मतलब राइट और लेफ्ट जहाँ मिलती है उसके बाद में अपन क्या कहते हैं, कॉमन हिपेटिक
डक्ट, राइट, दोनों एक हो गई, उसको कह दिया कॉमन हिपेटिक डक्ट। अब क्या होता है साहब, अब क्या होता है आगे, जैसे ये बाइल है, मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ, जैसे ये बाइल है, अब बाइल निकल गया, राइट से आ गया, लेफ्ट से आ गया और लेफ्ट से आ गया इसमें, तो ये क्या करेगा साहब, आगे जो गाल ब्लैडर हो गया, जो गॉल ब्लैडर हो गया, ये गॉल ब्लैडर हो गया, उसमें क्या होगा साहब, उसमें क्या होगा साहब, बाइल है जो वो एक बार कंसंट्रेट होने के लिए जाएगा, तो ये बाइल चला गया साहब। ये क्या है, गाल ब्लैडर है। मैंने ग्रीन लाइन से क्यों बनाया, ग्रीन लाइन से इसलिए बनाया है क्योंकि हल्का सा ग्रीनिश टाइप होता है, हल्का सा ग्रीनिश टाइप बाइल होता है, येलो ग्रीनिश टाइप का, तो गाल ब्लैडर मैंने ये यहाँ इससे बनाया। तो गाल ब्लैडर जो है, और गाल ब्लैडर से जो डक्ट वापस बाहर की साइड में आएगा, हाई कंसंट्रेट 2 से गुना, जो उसको क्या कहेंगे अपन साहब, सिस्टिक डक्ट, उसको क्या कहेंगे अपन, सिस्टिक डक्ट। याद रखना, सिस्टिक डक्ट कहाँ प्रेजेंट होती है, जो गाल ब्लैडर से जो बाइल है वापस ले जाती है, उसको क्या कहेंगे साहब, सिस्टिक डक्ट। ये कंसंट्रेट होके फिर वापस आ गया साहब कॉमन बाइल डक्ट में। कहाँ आ गया साहब, कॉमन बाइल डक्ट में, तो इसको क्या कहेंगे अपन, कॉमन बाइल डक्ट। याद रखना, यहाँ कॉमन हिपेटिक डक्ट जो हिपेटिक से निकलती है, यहाँ कॉमन बाइल डक्ट जो कॉमन बाइल डक्ट सबको कॉमन करती है, सबको मिला के जो एक बाइल डक्ट निकलेगी उसको कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तब क्या होगा साहब, जो कॉमन बाइल डक्ट है ये कहाँ खुलेगी साहब, आपके ड्यूडेनम पोर्शन में खुलेगी। याद रखना है आपको, ड्यूडेनम पोर्शन में खुलेगी। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले क्या होगा साहब, उससे पहले होगा आपके, मैं यहाँ पेनक्रियास की जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ बना देता हूँ, उसको यहाँ ऐसा ले जाएंगे, स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज हो जाएगी। उससे पहले क्या होगा साहब, पेनक्रियाज का जो पोर्शन है, जैसे ये पेनक्रियाज ऐसे बना लिया मैंने ना, आप ये देखो, तो पेनक्रियाज का जो पोर्शन है यहाँ बना ही देता हूँ मैं, इसको थोड़ा ठीक रहेगा, नहीं तो रॉन्ग सेव हो जाएगा आपके माइंड में। इसको मैं सिस्टिक डक्ट यहाँ लिख देता हूँ, सिस्टिक डक्ट, राइट। उसके बाद में ऐसे करके ये एरो को निशान बनाता था, ये आपके सिस्टिक डक्ट हो गई साहब, ठीक है। अब मैं बनाना जा रहा हूँ पेनक्रियास, अब मैं बनाने जा रहा हूँ पेनक्रियास, राइट। ये वाले कॉमन बाइल डक्ट यहाँ नहीं होते, थोड़े से ऊपर की साइड से में निकलती है, पोस्टीरियर साइड से, लेकिन मैं इसको यहीं बना दिया मैंने। अब साहब ये निकल गई, तो इसकी जो डक्ट हो गई, इसकी जो विर्सन, डक्ट ऑफ विर्सन जो मेन जो डक्ट हो गई, तो अपन जैसे ये पेनक्रियाज हो गया है ना, तो पेनक्रियाज हो गया, पेनक्रियाज में ये एक डक्ट निकलती है साहब, जो मेन डक्ट निकलती है उसको क्या कहेगा अपन, आपको पता है, जैसे मेन डक्ट बताया, पेनक्रियाटिक जो मेन डक्ट होती है उसको क्या कहते हैं अपन, डक्ट ऑफ विर्सन। तो ये डक्ट ऑफ विर्सन कहाँ से निकलेगी, पेनक्रियाटिक, मेन पेनक्रियाटिक जो डक्ट होगी वहाँ से निकलेगी, और इधर से कॉमन बाइल डक्ट निकलेगी, है ना। तो कॉमन बाइल डक्ट और ये जंक्शन बनाएगी, उसको कहते हैं अपन हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। हिपेटो मतलब हिपेटिक से निकलती है और एक पेनक्रियाटिक, दोनों मिलके फिर हिपेटिक और पेनक्रियाटिक दोनों मिलेगी, हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, या कहेगी अपन इसको एम्पुला ऑफ वेटर, राइट। उसके बाद में इंस्पेक्टर होता है वहाँ पे, है ना, वॉल और इंस्पेक्टर होता है। तो एक तरह से इंस्पेक्टर जो होता है हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला के जो जंक्शन होता है वहाँ पे, तो उस इंस्पेक्टर को कहते हैं अपन इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, जैसा कि आपने सुना भी होगा, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, या आप कहते हैं उसको इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडन, BOYDEN, बॉयडन, एंड B फॉर बाइल और B फॉर बॉयडन। और ये एक मोटी मोटी चीज़ है ना। तो ये आपको याद रखना है, इसको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ मैं, ये थोड़ा डायग्राम याद रखना है, आगे काम आएगा ये बीच बीच में, क्यों ये डिस्टर्ब करता है, अगर अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा आगे पढ़ने में, फिर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन में आपको
दिक्कत आएगी, नहीं तो कंसेप्ट क्लियर होगा, याद रहेगा, वो तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। राइट हिपेटिक डक्ट ये निकली साहब, बिलियरी ट्री वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। राइट हिपेटिक डक्ट निकल गई, ये होगी लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये निकल गई साहब। राइट लोब से राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट लोब से लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, दोनों मिलके क्या बना दिया साहब, कॉमन हिपेटिक डक्ट बना दिया साहब। ठीक है, कॉमन हिपेटिक डक्ट बना दिया। आगे जाएगा कॉमन हिपेटिक डक्ट फिर कहाँ खुलेगी साहब, गाल ब्लैडर में खुलेगी, गाल ब्लैडर के लिए जाएगी। ठीक है ना, इसको अपन कहते हैं जीबी, इसको कहेंगे अपन सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। राइट सर जी, बिल्कुल राइट। लिवर से बाइल बन गया, राइट लेफ्ट डक्ट से फिर आ गया गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर से फिर सिस्टिक डक्ट से वापस फिर पुनः आगे आ गया कॉमन बाइल डक्ट, इसको क्या कहेंगे अपन, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है साहब, कॉमन बाइल डक्ट कह दिया। कॉमन बाइल डक्ट्स आगे जाके फिर क्या करेगी, पेनक्रियाटिक जो डक्ट होगी जिसको अपन विर्सन डक्ट कहते हैं, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं विर्सन डक्ट, इसको क्या कहेंगे, ये पेनक्रियाज वाला पोर्शन हो गया साहब, पेनक्रियाज। ठीक है साहब, ये पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज से विर्सन डक्ट निकलेगी, विर्सन डक्ट। विर्सन डक्ट क्या करेगी साहब, पेनक्रियाज के ये कॉमन बाइल डक्ट के साथ में मिल जाएगी, फिर मिलके फिर ये आगे इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, या इसको कह दो इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडन, या इसको कह दो आप हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, या कह दो इसको एम्पुला ऑफ, या इसको कह दो आप एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर जो जंक्शन होता है ना, ये यहाँ पे, ये जंक्शन के बाद में ये सीधी की सीधी कहाँ खुलेगी साहब, ड्यूडेनियम में खुलेगी, जो कि सभी के सभी जो बाइल है एल्कलाइन काइम जो है स्टोमक जो ड्यूडेनियम से ऊपर से जो आएगा काइम है, काइम ब्रेकडाउन होकर एसिडिक फॉर्म में जो आता है ड्यूडेनियम में, ड्यूडेनियम के साथ में साहब यहाँ पे अगर इसकी ओपनिंग होगी डक्ट की, ओपनिंग में फिर इंटेस्टाइनल जो जूस होगा वो क्या होगा साहब, एल्कलाइन हो गया। उसके बाद में पेनक्रियाटिक जो जूस हो गया साहब अपने यहाँ से आ गया विर्सन डक्ट से, वो भी क्या होगा साहब, एल्कलाइन होगा। उसके बाद में एक जूस और आता है ना, इंटेस्टाइनल जूस, पेनक्रियाटिक जूस, और जो बाइल से लीवर से जो बाइल आएगा साहब वो भी क्या होगा, एल्कलाइन होगा। तो एसिडिक को न्यूट्रलाइज करके एल्कलाइन फॉर्म में जो काइम है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ड्यूडेनियम में इसका पूरा वो फिर पेनक्रियाटिक जूस वगैरह बाइल वगैरह सब यहाँ डालेगा। और अच्छा एक बात और, आपको जैसे कल मैंने बताया था कि गाल ब्लैडर जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, तो जैसे बताया था मैंने सीसी के सेल, एंडोक्राइनल जो सेल्स होती है इंटेस्टाइन में, पूरे ऑल इंटेस्टाइन में होती है, आपको जैसे मैंने बताया था एस सेल्स मतलब सिक्रेटिव सेल्स जो कि क्या करेंगे, सिक्रेटिव सेल्स जो पेनक्रियाटिक जूस में जो रिच बाई कार्बोनेट जो होता है ना, रिच बाई कार्बोनेट जो जूस होता है उसको स्टिमुलेट करेगी, उसको पेनक्रियाटिक जूस से स्टिमुलेट करेगी एस सिक्रेटिव सेल्स और ड्यूडेनियम में डालेगी। उसके बाद में एक बताया था सीसी के सेल्स, सीसी के मतलब कॉलिसिस्टोकाइनिन सेल्स, ये क्या करेगी, सीसी के जो कॉलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन हो गया उसको स्टिमुलेट करेगी, जो कि गाल ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, जो कि गाल ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, और कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो उसके बाद में जो इसका बाइल होगा वो बाहर की साइड में ड्यूडेनम में उसकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब कल की क्लास में अपन लेंगे लीवर की हिस्टोलॉजी, है ना, लीवर की हिस्टोलॉजी जिसमें एक लोब्यूल्स, लीवर में लोब में लोब्यूल्स में फिर एक ग्लिसन्स कैप्सूल्स वगैरह क्या होते हैं, और मतलब उसकी हिस्टोलॉजी अगर ट्रांसवर्स उसका सेक्शन काटें तो किस तरीके से उसकी हिस्टोलॉजी निकलती है एक लोब्यूल्स की, तो अपन लोब्यूल्स के बारे में उसको समझाएंगे। उसके बाद में अपना लगभग पोर्शन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन है उसकी फिजियोलॉजी पे आएगी अपन, है ना, उसकी टोटल जो माउथ से लगा के रेक्टम तक उसकी फिजियोलॉजी पे आएंगे। उसके बाद में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला अपना पोर्शन वो रहेगा। तो आप रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन है कि आप, एक गुरु आपसे निवेदन कर रहा है कि आप कंटिन्यू मेरी क्लास को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब अगर करोगे तो मैं मोटिवेट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी क्लासेस जो है यूट्यूब पे एक प्लेटफॉर्म
एक अच्छा एजुकेशन माध्यम आपको दे सकूँ, यही मेरी मतलब एक तरह से इच्छा है, हार्दिक इच्छा है, और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सको। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो बच्चे हैं वो अभी कोचिंग नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म मिले, यही मेरी उम्मीद है। तो ये इसके लिए आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो कलीग है, उस तक मेरी वीडियो पहुंचाने पड़ेगी। आप पहुंचाओगे तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा एक ATP मिलेगी, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिलेगी। ठीक, थैंक यू सो मच।